friends, this is your host Vanna, and you are watching the new episode of The Bitter Truth. From today onwards, we are starting the new episode and the new series of the weekly Chakal List. तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस के बारे में। क्या फिर से आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बरकरार रखेगी या बीजेपी नई रणनीति के साथ बाजी पलटेगी, और इसमें कांग्रेस के क्या चांसेस हैं? हेलो अंकित। हेलो वंदना। हाँ, तो आज मैं और अंकित इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो अंकित, 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, आपको क्या लगता है इनका 10 साल से कैसा परफॉर्मेंस रहा है? तो मतलब आम आदमी पार्टी का, इनका जो लोगों ने वोट दिया था, इनका शुरू से नारा था करप्शन फ्री इंडिया, एक नई तरीके की राजनीति करेंगे। तो आपको क्या लगता है, इंडिया करप्शन फ्री इंडिया है या इन्होंने कोई नई तरीके की राजनीति करी है? आपका इसमें, आपकी क्या राय है इसमें? देखो वंदना, मुझे तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का एक यूएसपी लेके आई थी कि एक करप्शन फ्री एनवायरनमेंट देंगे, गुड गवर्नेंस देंगे और बहुत सारे जो पब्लिक की बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको टैकल करेंगे। और इनका एक ये भी क्लेम रहा है कि ये एक नॉन ट्रेडिशनल वे से पॉलिटिक्स करेंगे, और जैसे बाकी सारी पार्टियां जिनको ये हमेशा से करप्ट बोलते आए हैं उनसे बिल्कुल हटके एक क्लीन पॉलिटिक्स ये देंगे। हाँ। लेकिन पिछले 11 साल में हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि जो इन्होंने अपने क्लेम में सारी चीजें बोली हैं उसको ये एक्सपेक्टेशन पब्लिक की मीट कर पा रहे हैं। अगर आप करप्शन की बात करो तो मुझे लगता है कि एक हाफ स्टेट होते हुए भी जिसका स्कोप बहुत ही कम है दिल्ली के पर्सपेक्टिव से, उसमें जो इनका परफॉर्मेंस रहा है वो एक करप्शन के नए स्टैंडर्ड इन्होंने क्रिएट किए। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि जो कुछ पॉइंट्स थे, जैसे करप्शन फ्री इंडिया ले लो, क्लीन पॉलिटिक्स ले लो, नॉन ट्रेडिशनल लेस एजेंडा पॉलिटिक्स ले लो, और नॉन वीआईपी ट्रीटमेंट ले लो, और जो है इनके कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने क्लेम करे थे स्टार्टिंग में आम आदमी पार्टी, जब इन अपनी जड़ें यहाँ पर दिल्ली में और कह सकते हो इंडिया में जब अपनी आप लगा रही थी, तब उनका कहने का था कि हम बिल्कुल एक नई तरीके की पॉलिटिक्स करेंगे, औरों से हट के करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आम आदमी पार्टी पे था कि करप्शन फ्री इंडिया क्या वाकई ये जो क्लेम करते आए हैं, क्या इन्होंने वाकई इस चीज पे काम किया है या खुद ही उस चीज में आके एक्सपोज हो गए? जी नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन्होंने करप्शन को लेके कोई भी काम किया है। इनफैक्ट ये अरविंद केजरीवाल इंडिया के इकलौते ऐसे सिटिंग सीएम हैं जो एक सीएम रहते हुए जेल में 6 महीने बिता के आए, और फिलहाल अभी इंटरिम बेल पे बाहर है लिकर स्कैम केस में। और इनके मिनिस्टर्स, एमपीज ये सब जेल में रह के आए हैं और इनको भी इंटरिम बेल मिली हुई है। दैट मीन्स कि इनके ऊपर एलिगेशन जो है अभी भी वो इन प्लेस है, चार्जशीट ऑलरेडी दाखिल है और उस पर कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो मैं इनके इसमें और डिटेल में बात करना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, अब ये इंडियन पॉलिटिक्स में पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे सिटिंग मिनिस्टर्स, इनफैक्ट खुद सिटिंग सीएम और इनके एमपीज ये सब जेल में 6-6 महीना रह के आए और फिलहाल इंटरिम बेल पे बाहर है। और इसका एक पब्लिक में मैसेज तो जरूर जाएगा कि इन्होंने करप्शन पे जो भी कुछ बोला था वो सारे सब खोखले बातें थी, उसका कोई मीनिंग नहीं था, और इन्होंने करप्शन के नए स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। और ये एक लिकर स्कीम बहुत ही पॉपुलर है और ये काफी लाइमलाइट में है, लोगों को इसका सब समझ में आ रहा है क्योंकि लोगों ने देखा कि किस तरीके से इन्होंने लिकर को सेल बढ़ाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए। इवन ये भी कहा जाता है कि पॉलिसी में खुद नए चेंजेस अपने आप इनके मिनिस्टर, बड़े बड़े मिनिस्टर का हाथ था। बिल्कुल, आप सोचिए कि इन्होंने अपनी एक नई पॉलिसी बनाई जिसमें सारे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे उसको इन्होंने सब दरकिनार करते हुए खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन लाए, खुद से लाए। और इन्होंने इस चीज का भी ध्यान नहीं रखा कि स्कूल मंदिरों की 100 मीटर की रेंज में इन्होंने नए शराब खाने खोल दिए, एक के साथ एक शराब फ्री बांट रहे हैं, टेट्रा पैक में बांट रहे हैं। अब और सोचिए इससे क्या हो सकता है कि मतलब आप एक पब्लिक को आप समझ रहे कि सब बेवड़े हैं या सब सारा लिकर पे ही सबका डिपेंडेंसी है। आप रेवेन्यू के चक्कर में, और वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं, आपका पर्सनल रेवेन्यू, जिसको कि आप बाकी अपने स्टेट के जो इलेक्शन है उसमें अपने कैंपेन के लिए यूज कर रहे हो, सारा जो स्कैम का मनी है। तो ये एक बहुत ही गलत इन्होंने एक ट्रेंड स्टार्ट किया है, और आई होप कि बाकी गवर्नमेंट जो स्टेट्स की हैं वो इसको फॉलो ना करें। इनके कई सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स का नाम लेना चाहेंगे तो उनके काफी सारे जी बिल्कुल, कि इनके हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, इनके एमपी संजय सिंह, ये खुद
चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो मतलब ये तो एक इंडियन पॉलिटिक्स में पहली बार ऐसा चीज हुआ है कि इतने सारे सिटिंग सीएम और इतने सारे उनके खुद के मिनिस्टर एक साथ जेल में थे और 6 महीने से ज्यादा रहे शायद। और इस चीज को प्रूव करने के लिए कोई और एविडेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद पब्लिक में ये सोचिए तो सारा आपको सामने सोचिए ही है कि मीडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको बेल दी है उस पे कंडीशन ये है कि ये एज अ सीएम ये कोई भी काम नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, कोई सारा इनके पास पावर अथॉरिटी है नहीं इस समय। तो अब भले इस केस का एंड रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन पब्लिक में जो इम्प्रेशन या मैसेज गया वो तो ये गया है डेंट कि लग चुका है मतलब। करप्शन के मामले में इनका सारा ये जो वो भी था नारा क्लेम। काम नहीं आएगा जो स्टार्टिंग में उन्होंने करप्शन फ्री इंडिया और बिल्कुल, क्लीन इंडिया और सब बोला था, तो वो नारा वो काम तो नहीं। आम बिल्कुल। आदमी पार्टी की नींव थी जो, वो तो मतलब डेंट लग चुका है। आपको लगता है ये सारी चीजें? सबको और ही लगता है, पब्लिक को भी और लगता है। सबसे बड़ी बात कि ये अपने आप में सिर्फ एक इकलौता स्कैम इन्होंने नहीं किया। आप कोई भी डिपार्टमेंट दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का उठा के देख लिया, हर जगह इन्होंने हाईएस्ट लेवल की जो जो पॉसिबल चीजें थी उन्होंने वैसे स्कैम कर रखे कि पता लगा कि जो इनका वाटर डिपार्टमेंट है उसका जो पब्लिक बिल जमा कर रही थी वो इनके किसी के पर्सनल अकाउंट में जा रहा है जिसका कोई ट्रेस नहीं है। इन्होंने बोला था कि हाँ बसेस वगैरह लाएंगे, उसमें उसका मेंटेनेंस करेंगे, नई बसेस खरीदेंगे, उसमें मार्शल लगाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर इन्होंने बोला था कि वाटर का। इलेक्ट्रिसिटी वाला हाँ ले लो इनका, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में मैंने तो सुना करोड़ों का बकाया है सेंट्रल बिल्कुल। उसमें दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर। तो जहां अपने आप में एक बजट सरप्लस स्टेट हुआ करता था दिल्ली, आज उसकी हालत बहुत ही गिरी हुई है। और शायद अगर ये सरकार बदलती है और दूसरी सरकार आएगी तो आपको बहुत सारी और चीजें पता लेकिन चलेंगी जो इन्होंने अब तक कांड करके रखी लेकिन हैं। जो ये बकाया है, जैसे चाहे हम जल विभाग ले लें, चाहे जो है ये बिजली विभाग ले लें, तो ये बकाया कैसे? फ्री भी तो उन्होंने दी है लेकिन रेवेन्यू कोई जनरेट नहीं करें। किस तरीके से बकाया है यहाँ पे करोड़ों का? तो बकाया इस वजह से है क्योंकि आपने एक फ्रीबीज दे दिया, लेकिन अब वो पैसा कोई ना कोई तो पे कर रहा होगा ना, तो उसके लिए आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी Obviously, या आप वो कहीं और से वो पैसा अरेंज करके दोगे। अपने पास से दो अगर आपके पैसे। पास नहीं तो आप मार्केट से लोन उठा रहे होगे। अब वो पैसा कौन पे करेगा? तो वो सारे जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट थे जो बजट सरप्लस रहते थे या प्रॉफिट में रहते थे, अब वो सब नेगेटिव में चले गए। फॉर एग्जांपल कि आपने एक बोला था कि हम और फीमेल्स के लिए, दिल्ली की फीमेल्स के लिए फ्री बस राइड और ये आपका मेट्रो में। हाँ, तो आप सोचिए एक झटके में आपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रेवेन्यू हाफ कर दिया। अगर हम ये मानते हैं कि मेन टू वुमेन का रेशो 50-50 है, अब वो पैसा उसका भरपाई कौन करेगा? और हालांकि वहां पर तो अगर देखा जाए दिल्ली में तो ये हालत है कि नई बसेस अभी तक से 10 सालों में तो कोई जी हाँ, बिल्कुल। पिछले 11 साल में इन्होंने कोई नई बस नहीं खरीदी। इसका ये भी मतलब है कि जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बसेस थी उस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा होगा जिसका मेंटेनेंस के भी नाम पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब इन सब का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो मतलब देखा जाए कुल मिलाकर इनकी जो पॉलिसी थी कि जो है करप्शन फ्री क्लीन पॉलिटिक्स, इन सब में तो पॉइंट जैसा जीरो ही है तरीके से। कोई बिल्कुल, काम मुझे तो तो हुआ लगता है नहीं, कि 10 साल से ज्यादा अगर हो मुझे गए। नंबर देने को कहा जाएगा तो मैं तो इनको नेगेटिव दूंगा, क्योंकि मुझे तो कुछ भी बेटरमेंट नहीं दिख रहा है। और हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर लें तो हेल्थ डिपार्टमेंट में तो वहाँ पे बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। स्कूल्स की बात कर ये लें, हर जगह बहुत ज्यादा अपना क्लेम करते हैं कि हमारा वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है जिसको पूरे वर्ल्ड में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में भी स्कैम कर रखा है कि जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस थे वहां पे इन्होंने मोटा किराया देके उसको स्टेब्लिश किया। वहां पे जो गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग होती थी उस मोहल्ला क्लिनिक की, तो उसमें फर्जी इन्होंने टेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे एक दिन का रिकॉर्ड है कि 3-3 हजार टेस्ट हो रहे हैं एक ही सेंटर पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड पे बहुत सारे उन्होंने ट्रीटमेंट दिखा दिए। आज उसकी हालत जाके देखिए, ना तो वहां पे डॉक्टर है ना वहां पे मरीज आते हैं, क्योंकि वहां पे सब कूड़ा करकट लोग डाल रहे हैं या गाय और कुत्ते वगैरह वहां पे मंडराते रहते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बेसिकली इनकी सारी स्कीम फ्लॉपी है। मतलब मोहल्ला क्लिनिक भी क्या, बिल्कुल फ्री का, बिजली का। और सोचिए कि 11 साल में ये दिल्ली के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट पे इतना बर्डन रहता है, क्योंकि एक स्टेट नेशनल कैपिटल है और प्लस आसपास के स्टेट से मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं वहाँ पे, तो इन्होंने पिछले 11 साल में कोई भी हॉस्पिटल नहीं स्टेब्लिश किया। जो एग्जिस्टिंग थे वही रन हो रहे हैं, नया कुछ भी आपने एड ऑन नहीं किया। तो ये आपका हेल्थ सेक्टर में एकदम प्रॉपर फेलियर है। रही बात ये थर्ड क्लेम करते हैं कि एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। स्कूलों की तो मैंने सुना है हालत ऐसी है कि 1-2 स्कूल बनाने के बाद तो उन्होंने वहां पर ऐसा कुछ बेसिक चीजें भी नहीं है, बच्चे फेल हो रहे हैं। आप विडम्बना देखिए, जो इनके हेल्थ मिनिस्टर थे जो कि एक्चुअली शराब मिनिस्टर भी हैं, वो खुद 12th पास है। अब ऐसे बंदे को अगर आप हेल्थ मिनिस्टर वो एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हो
तो उस बंदे के अंदर खुद कितनी कैपेबिलिटीज होगी और वो कैसे मॉडर्नाइजेशन लेकर आएगा या कैसे वो उस डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर सकता है। तो नई तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्लीन जी हाँ, भारत बिल्कुल कर नए तरीके की नए पॉलिटिक्स तरीके की है पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि वो, किसी कुछ चीज को कितने खराब छोड़ना तरीके नहीं से है किया किसी जा चीज को। सकता है, वो शायद ये अपने आप में एक नए रिकॉर्ड ट्रेंड बना लेकर रहे आ हैं। रहे हैं। तो अगर हम दिल्ली में लोगों से बात करें तो जो मेन प्रॉब्लम इस समय समस्या लोगों की है वो पोल्यूशन है। और पोल्यूशन को लेकर केजरीवाल ने बड़े सारे वादे करे थे कि हम जो है यमुना बिल्कुल क्लीन कर देंगे, 2025 तक इनका विजन था। प्लस पराली जो यहाँ से पंजाब से जलती है, उन्होंने कहा था नए तरीके का केमिकल यूज करेंगे जिससे बिल्कुल एयर जो है पोल्यूशन कम हो जाएगा। 50% 60% इनका वो था, एक क्लेम था। तो आपको क्या लगता है उसमें इन्होंने क्या काम किया है? कुछ लगता है कि दिल्ली में इस बारे में कुछ हुआ है नहीं, काम? जैसा कि बाकी सारे मुद्दों पे इनका जैसा परफॉर्मेंस रहा है वैसे ही मुझे लगता है कि पोल्यूशन पे भी एक सिमिलर पैटर्न है। इन्होंने बोला था, हर इलेक्शन में ये बोलते हैं या हर साल ये हमेशा क्लेम करते हैं कि यमुना रिवर को एकदम क्लीन कर देंगे, उसमें सीवेज का जो भी गंदा वाटर है वो उसमें नहीं जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें नहीं जाएगा, उसका पूरा वाटर का फिल्टर आउट करके सारा सारा कुछ अच्छा कर देंगे। लेकिन तो हर बार हम देख सकते हैं कि यमुना नदी की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है और पता नहीं कैसे दिल्ली के लोगों को वही पानी सप्लाई किया जा रहा है, वो कैसे लोग जिंदा हैं। तो इस पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट अभी इनका एक रिसेंट पॉडकास्ट था जहाँ पे ऑन रिकॉर्ड ये सारा मीडिया में हर जगह न्यूज था कि 7,000 करोड़ उस पर खर्च हो चुके हैं यमुना क्लिनिक पे, लेकिन ये खुद उसमें कह रहे हैं कि कहाँ खर्च हो गए। अब आप सोचिए कि वो सब पैसे खर्च भी हो गए, उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं आया और ये कह रहे हैं कि कहाँ पे खर्च हो गया। इसका मतलब कि वहां पे भी इन्होंने एक स्कैम करके वो पैसा भी डकार गए। फिर इन्होंने बोला था कि एयर पोल्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो ये बोलते थे कि जो सारा एयर पोल्यूशन है वो आपका पंजाब और हरियाणा में जो पराली के जलाने की वजह से आता है। तो उसको हम पहले बोलते थे कि भाई वहां पे हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम उसको नहीं रोक सकते। अभी आप खुद की तो ठीक है, सरकार हरियाणा में तो उनकी फिलहाल नहीं है, लेकिन पंजाब में तो उनकी पंजाब में तो गवर्नमेंट है, है। हाँ। और जो गूगल मैप और सैटेलाइट इमेजेस जो मिल रही है उसमें तो यही नजर आ रहा है कि हरियाणा में तो फिर भी काफी कुछ कंट्रोल्ड है, इस तरीके के उतनी इंसिडेंट्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन पंजाब में पहले से ज्यादा शायद अभी भी पराली जलाई जा रही है, जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली दिल्ली पे पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको रोकने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जबकि इनकी खुद की वहां पे गवर्नमेंट है। प्लस आपने जो एयर पोल्यूशन जो रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक लोकल लेवल पे भी कुछ चीजें करी जा सकती है। जैसे आपका जो एयर फिल्टरिंग टावर्स होती है, जो शायद दिल्ली के एमपी हैं गौतम गंभीर, उन्होंने अब 7 सेटअप किए, लेकिन वो क्योंकि बीजेपी के हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे वहां पे कुछ भी सेटअप नहीं किया कि वहां की जो एयर है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। वो हर साल बद से बदतर ही होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी उस पर बहुत बार बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट देके उन्होंने उस पे अपनी क्या कहते हैं कि परेशानी जाहिर करी, लेकिन इसको लेके भी इनको कोई सीरियसनेस नहीं है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो उनका तो रोना रहता है ना, मोदी जी हमें करने नहीं दे रहे हैं, तो मोदी जी शायद नहीं करने दे रहे तो होंगे उनको। वो एक उनका एक जेनरिक एक्सक्यूज है कि हाँ मोदी जी कुछ नहीं करने दे रहे, क्योंकि इसी के भरोसे शायद वो एक पब्लिक के सामने अपनी इमेज बचाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई हमारे हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ। मोदी जी के जो गुड गवर्नेंस और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत बड़े सारे क्लेम रहते हैं कि हमने दिल्ली को लेके उसका हुलिया ही बदल दिया है, काफी सारे जो है बिल्डिंग्स और कंपनीज बन गए हैं। तो आपको उसको लेके क्या लगता है कि इनका कुछ चीज काम हुआ है कि दिल्ली में, कि वो बद से बदतर हो गई है? नहीं, इसमें भी मुझे यही लगता है कि गवर्नेंस के नाम पे आप सोचिए, जब उनके खुद के मिनिस्टर्स हैं डिपार्टमेंट के जो जेल के अंदर बंद है और हर जगह पे स्कैम ही नजर आ रहे हैं। अब हालांकि अभी इनकी खुद की गवर्नमेंट है तो बहुत सारी चीजें अभी शायद पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन उसके बारे में आम लोगों में काफी कुछ न्यूज़ेस हैं। हालांकि वो कंफर्म नहीं है, शायद वो जब नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर चेंज हो तो उसमें कुछ आएंगे। और बहुत सारे अभी अगर आप एलजी के तौर पे देखो तो उन्होंने बहुत सारे मैटर्स पे इंक्वायरी के ऑर्डर्स पास कर चुके हैं, तो उस पे भी शायद बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो एक गवर्नेंस के नाम पे क्या होता है कि आप एक करप्शन फ्री सिस्टम दोगे, आपका जो पूरा बेसिक नेसेसिटीज है हर आम पब्लिक की आप उसको मीट करोगे, आप एक सेफ्टी एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे सबको हर चीज पे, या आप एक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से काम करोगे कि चीजें इंप्रूव हो, नए इंडस्ट्री सेटअप हो, जॉब्स क्रिएट करो। तो ऐसा किसी भी सेक्टर में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हालांकि आप सेफ्टी के या सिक्योरिटी के नाम पे कह सकते हो कि दिल्ली पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं आती, लेकिन जो उसके विपरीत जाके जो दंगे हुए दिल्ली में जिसमें बहुत सारे हिंदू मारे गए, और जो चीजें जैसे आप वुमेन सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हो, आपने बोला था मार्शल्स वगैरह बस में लगाएंगे, एक भी बंदा नहीं लगाया गया नहीं, उसमें। वो मायावी मार्शल लगे हुए हैं दिल्ली में बसों में।
अब वो पता नहीं, शायद इन्हीं की सिक्योरिटी में लगे होंगे, लेकिन हाँ आम पब्लिक के लिए तो कुछ भी नहीं लगा है। मायावी कहते हैं ना, मायावी वाले मार्शल प्रकट हो जाते हैं ना, बस वो लगे होंगे। तो उस पे भी इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। फिर उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। तो जितनी मेरी नॉलेज है कि वर्ल्ड क्लास जो सिटी होती है वहाँ पे रोड्स अच्छी होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, एक पॉल्यूशन के नाम पे मतलब बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट रहता है। फिर लोगों को जो फैसिलिटीज मिल रही होती है वो बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के डिपार्टमेंट में, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन पे, या जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता है वाया टैप आप वो प्रोवाइड करो। और बाकी जैसे आप पॉपुलेशन है उसको कैसे वहाँ पे लोगों को सेटलमेंट करा रहे हो, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको वहां से हटाओ। तो ये सारी चीजें आप इनमें से कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए, उस पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सारा क्योज ही भरा हुआ है दिल्ली में तो इस समय। मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स तो बेबुनियादी है। जब शीला दीक्षित के समय चीजें फिर भी थोड़ा बहुत एक मतलब कंट्रोल रेट में रहा करती थी, क्योंकि आप समझिए दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है और वहाँ पे सारे मीडिया हाउस का हेडक्वार्टर्स ऑलमोस्ट वहीं पे है, तो वो हमेशा लाइमलाइट में रहेगा। और प्लस वर्ल्ड में भी दिल्ली की सारी भी जो भी न्यूज होती हैं वो जाती हैं, सब लोग उस पर नजर गड़ाए रहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शीला दीक्षित के समय चीजें फिर भी थोड़ा चीजें रहती थी, एटलीस्ट उतना खराब हालत नहीं हुआ करती थी। लेकिन आप आज की डेट में देखो रोड्स की क्या हालत है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, पॉल्यूशन तो हम बता ही चुके हैं कि पॉल्यूशन की क्या स्थिति है। वो तो सब आम जनता की मेन प्रॉब्लम है, सब जानते हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अगर ये 11 ईयर्स में कुछ नहीं दे पाए तो लोग आम वहां पर तो दिल्ली की जनता खरीद कर साफ पानी पीने पे मजबूर है इस समय। उसमें भी जो इनका टैंक माफिया जो है इनके वहां पे उससे पैसे लेके सारा उसमें करते हैं, तो पब्लिक को पीने का पानी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास सिटी के नाम पे क्या हुआ है। मतलब अगर जहाँ की जनता पीने का पानी भी खरीद कर पी रही है तो वहां फिर स्थिति कैसी बताई जा सकती है, मतलब वो तो फिर और देखने के ही इसका एक ये भी कारण है कि जो आप जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, या जैसे आप रोहिंग्या कह सकते हैं, बांग्लादेशी, ये सब वहां तो सुना है कि उनके इलाकों में तो भाई फ्री पानी मुफ्त में जा रहा है। हाँ उनको जा रहा है क्योंकि वो ही इनका वोट बैंक है। 10-10 हजार रुपए महीना प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ सैलरी उनको। और आपको पता है कि वहां पर जो लोकल की जमीन को लेकर एक गांव है जहां पर वो रोहिंग्या के लिए फ्री स्कूल खोल रहे हैं। वो तो लोकल लाइट्स जो थे वहां के उन लोगों ने मना किया, अदरवाइज तो वहां पर ये उनके लिए स्कूल खोलने तो इनका वही है कि काम के नाम पे कुछ भी नहीं करना है और क्लेम बहुत बड़े बड़े करने हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि रोहिंग्या को चले जाना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन एक तरफ ही आप उनको पाल रहे हो कि भाई फ्री की बिजली दे रहे हो, फ्री का राशन दे रहे हो, फ्री का पानी दे रहे हो, जो आम जनता का लोकल का काट के आप उनको दे रहे हो इलीगल, जो उनको आपको मतलब देना आपका बेसिक राइट नहीं है। तो फिर आप तो पाल रहे हो ना उनको तरीके से, और वो वोटर बैंक है आपके। और फिर मैंने तो सुना है कि वो इलीगल उनके डॉक्यूमेंट्स ही बना के फिर आप उनको फंसा दे रहे हो। तो वो उनका वोट बैंक है, उसको मेंटेन करने की जो जो चीजें उसके लिए चाहिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। उनको गलत तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको हर तरीके की फैसिलिटीज दे रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दे रहे हो तो हाँ, क्योंकि उनको पता है कि वही उनका वोटर क्लास है, तो उसको ही पूरा। फिर एक तरफ आप चिल्ला रहे हो ना कि उनको तो वापस चले जाना चाहिए, ये नहीं रहने चाहिए यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्डर पे क्या कर रही है, आए दिन कहते रहते हैं। वो कहते रहेंगे, तो उनका काम ही है कि वो सारा ब्लेम दूसरे के ऊपर डाल के वो तो और उनकी बस साफ बात से चले जाना। जैसे वो हर सारे पिछले भाषण उनके उठा के सुन लो, वो कहते नहीं रहता है कि मैं बिल्कुल कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार। अभी मेरे ख्याल से इस वाले चुनाव में एक भी भाषण में उनको कहते नहीं सुना कि मैं ईमानदार हूँ। क्योंकि अब वो किस मुंह से कहेंगे, क्योंकि वो बेल पे से में बाहर हैं, 6 महीने जेल में बिता के हैं, तो अब कट्टर ईमानदारी का क्लेम तो वो नहीं कर सकते, ना कोई विश्वास करेगा। डेंट लग चुका है और जो है खुद पे ही, मतलब अब आदमी को अपने ऊपर डाउट है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ कि नहीं, मैं बोलूँ कैसे। तो इनका एक और क्लेम जैसे रहा है कि नॉन ट्रेडिशनल एजेंडा लेस पॉलिटिक्स, उसके बारे में क्या बात करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये पार्टी एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट था उससे उभर के आई थी। तो ये हमेशा से क्लेम करते थे कि हम किसी भी, ये सारी पार्टियों को बोलते थे कि ये सारे करप्ट हैं। हर एक लीडर को उन्होंने करप्ट बोला, लालू हो, मायावती हो, मुलायम सिंह हो, ममता बनर्जी हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सबको उन्होंने करप्ट बोला। और ये हाँ, ये यही बोलते थे। और इन्होंने हमेशा बोला कि हम इनमें से किसी से के भी साथ ना तो टाई अप करेंगे, ना कभी किसी तरीके का कोई कोलैबोरेशन करेंगे। लेकिन आप आयरनी देखिए कि जो उन्होंने पहली गवर्नमेंट बनाई वो खुद ही कांग्रेस के सपोर्ट से बनाई, और ये उसी कांग्रेस के सपोर्ट से बनाई जिसको ये हरा कर ये इलेक्शन जीते थे। मतलब हाइट हो गई बिल्कुल। तो उस समय तो इन्होंने पहली गवर्नमेंट बनाई और हर मौके पे जब भी मौका आया तो इन्होंने कांग्रेस से सपोर्ट लिया दिल्ली के अंदर। फिर जैसे इन्होंने बोला था कि हम किसी भी करप्ट लीडर्स के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, टाई अप नहीं करेंगे, लेकिन जब ये इंडिया अलायंस बना तो उसमें सारे करप्ट लीडर्स ही हैं। आप उसमें कन्विक्टेड लालू को देख लीजिए, या अखिलेश को देख लीजिए, ममता बनर्जी को देख लीजिए,
उनके साथ एक ही मंच पे खड़े होकर हाथ उठा के और बिल्कुल जो है बेशर्मी से इन्होंने उन सबके साथ पूरा अलायंस किया। और आज भी इनकी पूरी कोशिश है कि हाँ उनके साथ अलायंस हो जाए जिससे ये बीजेपी से लड़ पाए। को हरा सके, मतलब उन लोग का सबका भी बिल्कुल। मोटिव हो चुका है कि हम चाहे करप्ट हो जाएं, चाहे हम किसी के साथ हाँ। भी हाथ मिला लें, लेकिन बीजेपी पहले ही ये बोलते थे कि हाँ जो है सारे लीडर्स के अगेंस्ट ये 700 पन्ने के इनके पास एविडेंसेस है और आते ही सबको जेल में भेज ये देंगे। तो कहाँ है, दिखाओ भाई। इनके खुद के स्टेटमेंट हैं, सोनिया गांधी को चोर बता रहे हैं, किसी को भी चोर बता रहे हो, आज के डेट में उन्हीं के साथ हाथ मिला के घूम रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि हाँ कि एक जो उन्होंने बोला था कि एजेंडा लेस पॉलिटिक्स रहेगी जो कि नॉन ट्रेडिशनल, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने उस पैरामीटर पे भी कुछ भी किया है। मुझे तो लगता है खुद ही एजेंडा लेस हो गए हैं। नहीं, इनका एजेंडा है, ये बात आप गलत कह रहे हैं। एजेंडा इनका ये है कि किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स पे इनको रूल करना है, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक गिर जाए, ये एजेंडा है। हाँ। अब आप सोचिए कि इन्होंने पंजाब इलेक्शन जीतने के लिए खालिस्तानी जो पूरा सेगमेंट था, जो कि एक तरीके से एंटी नेशनल ही है, क्योंकि जो भी माइंडसेट है खालिस्तानियों का वो एंटी इंडिया है, उससे इन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट लिया। पन्नू और पता नहीं कौन कौन जो रहते हैं कनाडा और यूएस और यूके में जो भी एस्टेब्लिश्ड हैं, उनसे पूरा सपोर्ट लिया और उन्हीं के भरोसे ये आज जीत के आए और उनकी पंजाब में गवर्नमेंट चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी फंडिंग वगैरह सब वहीं से जी बिल्कुल, क्योंकि इनकी ये एक तरीके से जो आप बोल सकते हो कि जो डीप स्टेट है या जो भी उनके तरफ से सपोर्ट रहता है पूरे वर्ल्ड में हर जगह की जो गवर्नमेंट को या रिजीम को चेंज करने के लिए, तो इंडिया में शायद एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी, यही दो ऐसी पार्टियां हैं जिनको डीप स्टेट की तरफ से पूरा बैकिंग मिल रही है। तो अब अगर आपका यही एजेंडा है कि हाँ भाई हमको बस गवर्नमेंट पे रहना है, हमको सरकार में रहना है, उसके लिए हमें चाहे किसी भी हद तक गिरना पड़े, चाहे जिसका भी सपोर्ट लेना पड़े, तो ये फिर ना तो नॉन ट्रेडिशनल हुआ और ना ही एजेंडा लेस हुआ, क्योंकि आपका एजेंडा साफ दिख रहा है कि आपको बस सत्ता में रहना, चाहे जो हो जाए। जो एजेंडा स्टार्टिंग में बनाए थे वो फेक थे, अभी इनका एजेंडा कुछ और था, तो जो सामने आ रहा है, नजर आ रहा है। बिल्कुल। और एक इनका एजेंडा और था, नॉन वीआईपी पॉलिटिक्स करेंगे। हाँ, ये एक अगर आपको याद हो कि शुरुआत में एक बोलते थे कि आम आदमी है और हम ऑटो से चलेंगे, या एक किसी बंदे ने इनको डोनेट करी थी एक वैगन आर ब्लू कलर की, उसी से चलते गए। हाँ, और ये हमेशा चप्पल पहन के, कभी पता लगा कोई फॉरेन डेजिग्नेटरी है उनके सामने चले गए, या जो है बोलते थे कि हम बड़ा घर नहीं लेंगे, हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अब आज की डेट में आप देखिए कि इन्होंने शीश महल, जो कि काफी लाइमलाइट में है, जहाँ पे इन्होंने दुनिया भर से ज्यादा तो इनका शीश महल लाइमलाइट में इस समय। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो इनको मतलब हर तरीके की सुख सुविधाएं चाहिए, उसमें इन्होंने इतना स्कैम किया और अपने सारे लग्जरी के लिए जो जो चीजें पॉसिबल है एक आदमी सोच सकता है, वो सारी चीजें इन्होंने करी। आम आदमी के टैक्स पेयर्स के पर्दे लगे हुए हैं, कालीन बिछी हुई है इनके घर में, अभी पता नहीं देखे तो नहीं है, फोटोज में ही देखे। नहीं, अगर आप देखिए कैग की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने पूरी डिटेल्स दी है कि 95 लाख के उन्होंने कर्टन्स लगा रखे हैं, घर में 10-10 टीवी है जिनकी कीमत शायद 48 से 50 लाख, वो भी एग्जैगरेटेड। फिर वो पता नहीं इन्होंने टॉयलेट्स में किस तरीके की लग्जरी आइटम फिट कराया कि समझ में नहीं आया कि मतलब क्या आदमी चाहता है, एक आदमी की हवस कितनी हो सकती है। कॉमन मैन ये बोलते थे कि शीला दीक्षित के घर में 12 एसी लगे, उसकी क्या जरूरत है? आज इनके घर में खुद 40-50 एसी लगे हुए हैं, उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है यही इनकी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है इनका यही एजेंडा था फिर तो। और उस शीश महल को बनाने के लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं, जैसे एक आपको परमिशन चाहिए होती है कि आप पेड़ नहीं काट सकते, इन्होंने उस 7 या 20 के, शायद मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन 7 या 20 इन्होंने पेड़ काटे बिना परमिशन के। तो सारे काम तो बिना परमिशन नहीं कर रहे, लिकर वाले में पॉलिसी इनके मिनिस्टर उठा के चेंज कर रहे हैं, शीश महल में यहाँ पर ये अपना जो है पेड़ काट रहे हैं, अपने आप को वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। फिर आप सोचो कि जैसे दिल्ली पुलिस इनके अंडर कंट्रोल में नहीं है, अब इनको अपना एक जलवायु मेंटेन करना, तो इन्होंने क्या कर रखा है कि पंजाब गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको इन्होंने अपनी सिक्योरिटी में लगा रखा है। अच्छा, क्योंकि इनके खुद के पास तो पुलिस है नहीं, पंजाब में गवर्नमेंट ने तो वहां की बोरो कर ली। अब वो पता लगा वो इनके बंदे, पंजाब गवर्नमेंट के बंदे यहाँ पे इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर अब जैसे इनको प्लेन वगैरह से कहीं इधर ट्रैवल करना है, तो अब आप एक आम आदमी का जलवा देखिए कि इन्होंने पंजाब के सीएम को अपना एक ड्राइवर बना रखा है, और जो अपना जो पंजाब गवर्नमेंट के जो स्टेट प्लेन है या चॉपर्स वगैरह है, उस पे इनके साथ लेके ये अपने जहां जहां जाना होता है उससे जाते हैं।
तो मतलब बढ़िया पॉलिटिकल एजेंडा है इनका। तो मुझे लगता है कि एक इससे ज्यादा करप्ट पार्टी कोई हो नहीं सकती। हालांकि कल किसी ने नहीं देखा, हो सकता है कि केजरीवाल इससे आगे बढ़ के कुछ और करप्शन के नए मानदंड स्थापित कर सकते हैं। इस बार अगर सत्ता में आ गए तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता। अगर इस बार दिल्ली में अगर इनकी गवर्नमेंट बन गई तब तो फिर कोई नहीं रोक नहीं, सकता। मुझे लगता है कि लेकिन अब चांसेस मुझे क्या है लगता है दिल्ली में कि ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इस बार लग रहा है बीजेपी भी टक्कर से खेल रही है। अगर इस बार थर्ड टर्म में भी आ गए तो मुझे नहीं लगता कि जो है इनको हाँ, कोई शायद रोक फिर पाएगा। दिल्ली को मुश्किल बचाने हो का फिर जाएगा। एक ही तरीका होगा कि प्रेसिडेंट रूल लगाना वहां पे। अब वो तो फिर मोदी जी जाने, उन्हीं पे मोदी डिपेंड जी तो करता है। खैर मोदी जी हैं। तो आम आदमी पार्टी की बात तो हो गई यहाँ पर। अब वहां पर बीजेपी एक सेकंड मेन पार्टी है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सुना इस बार मैं जो है मैदान में काफी ताकत से उतर रही है बीजेपी, और काफी नई रणनीतियों के साथ। तो आपको लगता है कि बीजेपी के कुछ चांसेस हैं इस इलेक्शंस में? यहाँ अगर देखा जाए तो चांसेस तो जरूर लग रहे हैं इस बार ब्राइट। लेकिन अगर हम पीछे जाएं हम्म। तो जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तो हम्म। वहां पे सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी एक तरीके से। सारे जो बीजेपी आम हाँ, आदमी पार्टी ने सारे वोट्स तो कांग्रेस के ही खींचे हैं अभी तक से। जी हाँ। तो सारे, हाँ। सारा जो वोट बैंक था कांग्रेस का वो उधर ही चला गया। तो बीजेपी के अपना एक सपोर्ट बेस है वहां पे, अपना उनका एक वोटर क्लास है। लेकिन किन्हीं वजह से शायद शीला दीक्षित के समय बीजेपी उसको बढ़ा नहीं पा रही थी अपना वोट शेयर को, जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं जीत पा रहे थे। उनकी गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी आई तो इसने पहले तो काफी बड़ा सेक्शन कांग्रेस का अपना वोट जो था वो इन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। बीजेपी ने अपना वोट बैंक मेंटेन रखा, लेकिन जो कांग्रेस का था पूरा वोट वो आम आदमी पार्टी को आम मिल आदमी गया, तो पार्टी को आम चला आदमी गया। पार्टी एक तरीके से जीत गई चुनाव। हम्म। कांग्रेस अगर आप देखिए पिछली 2 बार से 0 सीट्स आ रही है उनकी। हम्म। तो अब एक तरीके से जो ट्राई पोलर जो एक इलेक्शन होना चाहिए था वो एक तरीके से 2 ही पार्टियां लड़ रही थी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। और उसमें आम आदमी पार्टी को अपर हैंड था, जो भी उनके फॉल्स क्लेम्स थे या जो फ्रीबीज थे इसको लेके। लेकिन बीजेपी ने शायद अपने बहुत अच्छे या बेस्ट एफर्ट्स नहीं मारे कि वो इनको हराते। मतलब पिछले साल, पिछले कई इलेक्शंस में पिछले नहीं इलेक्शन मारे कि इस बार की बात कर नहीं, रहे हैं? पहले हम पिछले इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से एफर्ट्स नहीं मारे कि अपना वोट शेयर को कैसे बढ़ाए, क्योंकि बिना वोट शेयर बढ़ाया तो आप जीत नहीं सकते इलेक्शन, मेनली जब 2 पार्टियां एक तरीके से कंटेंशन में हो। ऑब्वियसली। तो इसके लिए इन्होंने कुछ किया नहीं वहां पे। अब अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है दिल्ली पॉलिटिक्स को लेकर, तो एटलीस्ट है ही। वो तो है, हाँ। तो उनकी टक्कर का बीजेपी के पास कोई भी नेता नहीं था, अभी तक नहीं था और अभी भी शायद नहीं है। अभी वो फेस रिवील नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पता नहीं किसको हाँ, करेंगे। लेकिन आपका पिछले मतलब पहले क्या कि कोई नेता नहीं था, जैसे कि कोई फेस अच्छा नहीं था, स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था जो केजरीवाल को जो है प्रॉपर जो है सामने की टक्कर दे सके। क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के मासेस में एक काफी पॉपुलर चेहरा है। वो ठीक है, वो कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन एटलीस्ट वो पॉपुलर है और उनकी 2 बार से सरकार बन रही है। और वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं जो कि काफी एग्रेसिव है अपने तरीके से, कि वो सब पे कुछ भी एलिगेशन लगा के भाग जाते हैं या जो कुछ भी भाग जाते हैं, हाँ। तो आपके पास उस चक्कर का कोई नेता होना चाहिए जो उनकी सारी टैक्टिक्स को डील कर सके, या उस एक थोड़ा दनफन के साथ ही आप क्योंकि उनको डील कर सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मल तरीके से एक क्लीन पॉलिटिक्स के उससे जाओगे, जो ट्रेडिशनल जो बीजेपी का एक अप्रोच रहा है पॉलिटिक्स को लेके, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप उसको पार नहीं पा सकते। तो इस बार तो वो थोड़ा उतरी है बीजेपी ग्राउंड पे, फ्रीबीज सब लेकर कि हम। हाँ, तो ये पहली बार, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक शायद बीजेपी की, हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन मेरा ऐसा खुद का मानना है कि बीजेपी की शायद ये पॉलिसी रही थी अभी तक कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चुनाव जीतने दो, जिससे कि वो दिल्ली के ही अंदर कन्फाइंड रहे, बाकी जगह आके वो अपने केओस जो पूरा है वो फैला ना पाए। तो पंजाब तक तो फैला लिया उन्होंने। हाँ, तो अब यही इनको शायद लगा कि नहीं, अभी तक ये दिल्ली में था लेकिन अब इसने पंजाब में भी सरकार बना ली है, तो ये अगर इसको नहीं चेक किया गया तो ये आगे ऐसे ही और स्टेट में भी फैल के फिर इसी तरीके की पूरा कैओटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, विच इज वेरी बैड फॉर इंडिया एज अ स्टेट। हाँ, तो अब इनको ये लगा है तो इस बार ही शायद अच्छे से एफर्ट्स मार रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी कुछ कमियां लगती हैं, जैसे कि अभी भी इनके पास एक स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है कि अगर पब्लिक आम आदमी पार्टी को वोट ना दे या केजरीवाल को वोट ना दे तो किसको दे और किसके नाम पे दे। अब भाई मोदी जी के नाम पे आप लोकसभा इलेक्शन जीत सकते हो, आप पिछले 2 वो हर बार आप 7 सीटें जीत रहे हो, लेकिन मोदी जी दिल्ली सीएम के कैंडिडेट तो नहीं है, ना तो फेस है।
तो आपको क्या लगता है, जैसे यूपी इलेक्शंस में योगी जी का एक स्ट्रॉन्ग फेस है, पहले भी उन्होंने रिवील नहीं किया था यूपी में, तो क्या दिल्ली में भी वही हाँ, लेकिन यूपी एक अलग तरीके का स्टेट है, हाँ, और दिल्ली एक बहुत ही छोटा कन्फाइंड एरिया है। यहाँ पे आपको एक, और क्योंकि दिल्ली हमेशा लाइमलाइट में रहता है, मीडिया के सामने सारी उसकी न्यूज चलती रहती है, कोई भी बाइट्स होती है किसी भी पार्टी से, वो सारा चीजें हमेशा हाईलाइटेड रहता है। तो आपको एक ऐसा लीडर या फेस तो चाहिए जिसको आप पोर्ट्रे कर सको कि हाँ भाई, आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के अगेंस्ट ये ऑप्शन है आपके लिए। मतलब लोगों के पास एक विश्वास होना चाहिए कि हम इसको देंगे तो हमारा शायद हाँ, जो है इस दिल्ली में ये स्ट्रॉन्ग लीडर जिसकी साबित अच्छी हो सकता इमेज है, हो, एक मास लीडर हो, और एक इस तरीके की उसके चालाकी हो कि वो अरविंद केजरीवाल से डील करके उनको हरा पाए। तो वो मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। हो सकता हो कि बीजेपी की हर स्टेट की जो एक रेगुलर टैक्टिक रहती है कि वो कोई लीडर को पोर्ट्रे ना करें, लेकिन वो शायद, लेकिन इस बार भी पता नहीं वो कितना इफेक्टिव होगा। तो अगर पब्लिक आम आदमी पार्टी को लेके जो एंटी इनकम्बेंसी है उस पर फोकस करती है तो बीजेपी के लिए प्रॉस्पेक्ट अच्छा हो रहा है। दूसरा एक और फैक्टर जो बीजेपी के पक्ष में जा सकता है कि अगर कांग्रेस थोड़ा अच्छे से ये चुनाव लड़े तो वो ऑब्वियसली बात है कि जो नॉन बीजेपी वोट है वो दो पार्टियों में बढ़ सकता है, और अगर ऐसा होगा तो आम आदमी पार्टी की सीटें जरूर कम होंगी। तो कांग्रेस तो इस बार जो है ग्राउंड लेवल पे जो लोकल वाले, जो इनके लोकलाइट्स जो नेता हैं वो तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेता भी फेस तो कोई भी नहीं रैली वगैरह सभा में नहीं कर पाए। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि कांग्रेस इस बार अच्छे पूरे अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि शायद उनको भी ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल को हटाना जरूरी है। लेकिन अब पता नहीं क्यों अचानक से जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप थी उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। हो सकता हो डीप स्टेट यहाँ पे भी एक्टिव हो गया हो कि उन्होंने बोला कि नहीं, पहले भाई बीजेपी को हटाना जरूरी है। तो इसलिए जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की वो तो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन जो उनकी स्टेट यूनिट है दिल्ली की, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उनका जो भी स्कोप है वो दिल्ली तक ही कन्फाइंड है। तो अगर वो वहां पे अच्छे से नहीं लड़ेंगे तो उनके लिए पॉलिटिक्स में क्या स्कोप बचा। तो शायद वो एक लोकल लेवल पे अपनी खुद की कैपेबिलिटीज में आप वो जाके जो भी चीजें कर सकते हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और शायद इसका बीजेपी को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लड़ती तो शायद बीजेपी के लिए चांसेस और बेटर जाती इनका आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनके कन्फाइंड है। अगर 10% तक भी, अगर 10% वोट भी अगर खींच ले गई कांग्रेस, काफी फायदा होता है तो बीजेपी के बहुत ही ज्यादा ब्राइट चांसेस। लेकिन इस बार तो सुना है कि कांग्रेस कुछ भी सभी 7 to 8% तो खींचेगी वोट। पता नहीं कितनी सारा स्पेकुलेशन है, क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस के 4% के आसपास वोट शेयर था और 0 सीट थी। कांग्रेस वैसे भी इस बार भी मैनिफेस्टो वगैरह उसने निकाला है, फ्रीबीज वगैरह का, जैसे जो लास्ट बार इलेक्शंस में नहीं निकाले, तो लग रहा 7-8% कुछ खींच ले जाएगी। अगर वो भी खींच ले जाती है तो कम से कम बराबर की टक्कर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, अब इलेक्शन में कोई कुछ कह नहीं सकते पब्लिक सेंटिमेंट क्या बनता है, क्योंकि ऐसा लगता तो है कि हाँ, पब्लिक अरविंद केजरीवाल से खुश नहीं है, उनकी इमेज काफी उसको धक्का लग चुका है। और इस बार तो योगी जी भी काफी एक्टिव हैं, अगर देखा जाए तो। अगर इसमें रैलीज वगैरह, योगी जी का आना ठीक है, इन्फ्लुएंस करेंगे नो डाउट, लेकिन क्योंकि वो दिल्ली के नेता नहीं है, और यूपी के पॉलिटिक्स बहुत ही डिफरेंट है इंडियन जिसकी दिल्ली पॉलिटिक्स है, वो कम्युनिटी वाइज है। वैसे भी कोई भी स्टेट असेंबली इलेक्शन में लोकल मुद्दे हावी होते हैं, वहां पे आप एक नेशनल लेवल का जो भी मुद्दे होते हैं उसको लेके आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो योगी जी आएंगे, वो पब्लिक को खींच सकते हैं, अट्रैक्शन खींच सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत 1-2% का हो सकता है कि कुछ इम्पैक्ट पड़े, लेकिन अल्टीमेटली तो जो बैटल है वो आपको लोकल लेवल पे ही लड़नी पड़ेगी। नहीं, लेकिन योगी जी की पॉपुलैरिटी बहुत है, मे बी लोग पसंद करते हैं, तो मे बी उनके आने से सवाई करने से 1-2-3% का भी फर्क पड़ता है। हो सकता है, मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन आप वैसे देखा जाए तो भाई आज की डेट में मोदी जी तो योगी जी से भी बड़े नेता है। लेकिन मुझे लगता है कि पॉपुलैरिटी योगी जी की सीएम एज सीएम कैंडिडेट अगर लिया जाए तो हाँ, लेकिन वो यूपी के लोकसभा में तो दिल्ली के वोट जाते ही हैं सेंट्रल उसमें, लेकिन वो यूपी के सीएम है ना, तो पब्लिक उनके नाम पे वो रैली में आ जाएगी, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएगी, लेकिन वोट देंगे कि नहीं दिल्ली स्टेट यूनिट को, वो बात पहले का देखा जाए अगर सारे सिनेरियोस, तो पहले तो बिल्कुल इस लेवल पे बीजेपी एक्टिव नहीं थी। इस बार हाँ, तो आप शायद लग रहा है कि इनको भी थोड़ा रियलाइज हुआ है कि इसको जो अरविंद केजरीवाल को फ्री रन नहीं दे सकते, क्योंकि वो बिल्कुल एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के साथ भी वो चलता रहता है। और इस बार इनके जो है वैसे भी इमेज और ये सब जो लिकर केस हो चुका है, स्कैम हो चुका है, और जनता वैसे भी परेशान है, तो मे बी मतलब कह सकते हो कि 50-50% चांसेस हैं कि हाँ, लग तो रहा है, बस ये कि अब बीजेपी कितना ग्राउंड पे उसको कन्वर्ट कर पाती है, प्लस पब्लिक बीजेपी की बातों से कितना कन्विंस हो पाती है। मुझे तो लग रहा है कि इस बार बीजेपी के अच्छे चांसेस हैं। लग तो मुझे भी रहा है, होपफुली शायद ऐसा हो।
और इस बार अगर केजरीवाल का मुझे लगता है थर्ड टर्म में आना मतलब सही नहीं होगा दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए भी, और मुझे लगता है सब जनता इतनी समझदार होगी कि शायद समझती होगी कि इस बार हमें कुछ चेंजेस चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग पॉलिटिक्स को और भी नीचे लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो ये फ्रीबीज वाला सिस्टम है, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स में हुआ करता था फ्रीबीज, अभी भी है, लेकिन जिस लेवल पे इसने स्टार्ट किया कि सीधे हम आपको कैश दे देंगे या पूरी बस राइड फ्री कर देंगे, इस तरीके की चीजें, या इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं या वाटर हम फ्री दे रहे हैं, दोगे? वो देखिए इवेंचुअली कोई भी चीज फ्री नहीं आती, कोई ना कोई तो उसका पे करेगा, पे कर ही रहे हो आप, वो कहाँ से दोगे भाई? ना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, ना किसी चीज में मेंटेनेंस कर रहे हो, ना कोई नई चीजें ला रहे हो, सिर्फ फ्री फ्री दे रहे हो, कब तक दोगे? हाँ, तो उनका बस यही एजेंडा रहता है कि भाई फ्री बोल के वोट ले लो। अब वही है कि जनता को कितना समझ में आया, प्लस जिसको समझ में आया वोट वोट देने के लिए निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि यूजुअली यही देखा गया कि जो बीजेपी का वोटर क्लास है वो छुट्टी मनाने लगता है इलेक्शन वाले डे। अगर ऐसा होगा तो फिर वही होगा, एंड रिजल्ट वही आएगा जो पिछली 2 बार आया। हो सकता हो केजरीवाल की थोड़ी सीट्स कम हो जाएं, लेकिन तो भाई मेरा तो बीजेपी वोटर से निवेदन है कि आप उठिए और जरूर वोट दीजिए। ये बिल्कुल एक बार छुट्टी मत बनाइए वरना आपकी छुट्टी हो सकती है। सच में। तो भाई अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए दिल्ली में तो भाई बीजेपी को उठिए, जरूर वोट दीजिए, छुट्टी ना मनाइए। बिल्कुल। और मुझे कांग्रेस के वोटर से भी अपील है कि एटलीस्ट पहले आप केजरीवाल को तो हटाइए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति पैदा कर दी दिल्ली के लिए। कांग्रेस पार्टी के 0 वोट आने का मतलब है कि आप अपनी जड़ें ही हटा रहे हो वहां से। एक ये भी एक खराब चीज है, नेगेटिव पॉइंट है ना कांग्रेस के। कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसको पता नहीं ये चीज रियलाइज हो रही कि नहीं, जो सारी अपोजिशन पार्टीज है स्टेट लेवल पे वो सारा कांग्रेस का ही वोट शेयर खा के ही उभर रही है। बीजेपी तो अगर आप उसको नहीं रोकोगे, कहीं नहीं जा रहा है, कांग्रेस का सारा जा रहा है, अगर इस बार भी चला गया तो मतलब उनकी दिल्ली से एटलीस्ट तो दिल्ली से साफ हो जाएगी, और फिर वो सारे नेता फिर क्या रहेंगे, क्योंकि वो किसी और स्टेट में जाके वो अपना नए तरह से राजनीति नहीं कर सकते। उनका जो एरिया है, स्कोप ऑफ एरिया जो है वो दिल्ली तक ही कन्फाइंड है। तो उनको वहीं पे चुनाव लड़ना है, वहीं पे जीतना, वहीं पे रहना है, वहीं पे मरना है। तो अगर वो वहां पे नहीं जीत पाएंगे और ओपोजिशन में बैठे रहेंगे, इवन अगर वो एमएलए तक नहीं बन पाएंगे, तो फिर उनके लिए आगे पॉलिटिक्स में क्या बचा? मतलब नहीं, फिर दिल्ली तो मतलब कांग्रेस साफ दिल्ली से, तो वो भी एक इनके लिए एज अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी देखा जाए तो अच्छी चीज नहीं है वो। तो कुल मिला के मुझे यही लगता है कि आम आदमी पार्टी जरूर उसके लिए स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। जैसे आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली से साफ हो गई तो मेरे ख्याल से फिर उसका भी एक जो है एक अस्तित्व है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आम आदमी पार्टी को। दिल्ली से ही पंजाब फैली, फिर इधर फैली, तो मुझे लगता है अगर दिल्ली से साफ होती है तो काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर पॉलिटिकली। इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा, और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट वो ये होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव नहीं जीतते तो उनको तो रहना हमेशा अपने आम आदमी पार्टी में टॉप पे ही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पंजाब में उनकी सरकार रहे उनके और आम आदमी पार्टी की, लेकिन वहां के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान रहे और अरविंद केजरीवाल कोई भी पोस्ट होल्ड ना करें, ऐसा हो ही नहीं तो सकता। शायद उसमें फिर खींचातानी शुरू हो जाएगी कि ये भगवंत मान को हटाने की बात करें कि नहीं तुम हटो हम बनेंगे सीएम, या पीछे से प्रॉक्सी तरीके से गवर्नमेंट चलाए। तो फिर अगर खींचातानी होगी तो फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स पे। वो तो जब अब दिल्ली में जब यहाँ से जाएगी तो भी पता तो चलेगा। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि पहले इनकी दिल्ली में गवर्नमेंट ना बने, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है इस समय। मेन जो है कि क्या कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस का आने का तो कोई स्कोप नहीं है, लेकिन हाँ ये कि अगर कांग्रेस अच्छे से लड़ेगी तो शायद बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है। लेकिन वो देखो कितना लड़ती है, कितने, क्योंकि सबको तो बीजेपी को ही हराना है ना, सबको तो बीजेपी के पीछे पड़ना है। देखिए जो भी करप्ट लीडर्स होगा, करप्ट पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसको बीजेपी से प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। वही तो बात। तो ओवरऑल ये लगता है कि केजरीवाल सरकार का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। उनके इमेज को डेंट लग चुकी है और जनता बहुत अच्छे से जानती है। और बीजेपी की जो नई रणनीति है इस बार, ये जनता के फैसले को तय करेगी। तो इस बार क्या जनता बदलाव का फैसला करेगी या केजरीवाल सरकार को एक बार फिर से चुनेगी? अपने विचार आप जरूर प्रकट करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम अगले हफ्ते फिर मिलते हैं वीकली चकल्लस के नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।